लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का आगाज हो चुका है। 19 तारीख को पहले चरण में 102 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें शामिल रहीं। हालांकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। अगले चरण में भी जो वोटिंग उत्तर प्रदेश के लिए होगी उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही इलाका होगा। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर है जिससे हर एक राजनीतिक दल परेशान है। वो फैक्टर है मुसलमान वोटरों की चुप्पी। वो मुसलमान वोटर जिसको कभी विपक्ष अपनी ताकत मानता है और वहीं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी तमाम पसमानदा सम्मेलन जैसे आयोजन करवाती है, लेकिन वो मुसलमान इस चुनाव में चुप्पी साधे है। वो किसको वोट दे रहा है इसका अंदाजा कोई भी पार्टी नहीं लगा पा रही है। इसका असर चुनाव में किस तरीके से पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस चुप्पी का क्या कारण है, इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि मुस्लिम वोटर जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है, और ये वो गढ़ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी भी जो है लगातार उसके सामने चुनौतियां आती रही हैं। हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा। लेकिन इस बार विपक्ष जिसको अपनी सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोटर को समझता था, विपक्ष भी परेशान है। आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर की जो चुप्पी है उसके क्या कारण है और इसका असर विपक्ष पे किस तरीके से पड़ सकता है? देखिए, मुस्लिम जो तमाम सारे, पहले मैं ग्राउंड की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं पिछले एनालिसिस पे जाऊंगा। जब ये 8 सीटों पर जिस दिन मतदान चल रहा था तो मैंने तमाम सारे लोगों से बातचीत की, उधर के जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, मुसलमानों को, और उससे पहले भी बातचीत हम लोग करते ही रहते हैं, हम लोगों का काम चूंकि यही है क्या दरअसल मुसलमान अब अभी की तारीख में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है, और उसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक तो राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे मिलता हुआ उसका लाभ, और दूसरा विपक्ष की तरफ से जो कंफ्यूजन की स्थिति है। वो चाहता तो है विपक्ष को वोट करना जी, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी सोच रहा है कि इन्होंने हमारा बिगाड़ा क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी लाइन रही है, हमेशा से लाइन रही है, उससे कोई मतलब उसको अपोज नहीं कर सकता, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी की लाइन जो है वो 80-20 वाली हमेशा से रही है, और चुनाव में वो देखने को मिलता है, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बात भी सच है कि जो राशन की, जो फ्री राशन की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, या जो किसानों के किसान सम्मान निधि है, इस तरीके की जो योजनाएं हैं, उनसे सेलेक्टिव लाभ नहीं मिला है जी, हर किसी को लाभ मिला है। इसका जिक्र जो है चाहे सीएम योगी हो या प्रधानमंत्री हो, मंचों से भी कर हर कोई करता है। और ये सिर्फ चुनावी जिक्र नहीं है, ये आपके डेटा में, भाई ये सरकार की योजनाएं हैं, और आप डेटा निकाल के उसको एनालाइज करके देख लीजिए। अगर 22%, 23% मुसलमान यूपी में है, कितना खेतिहर है, कितना बिना आवास वाला है, कितनों को मिला, आपके सामने है डेटा, और ये बात मुसलमान भली भांति जानता है। सबसे बड़ा कारण ये। और दूसरी तरफ है विपक्ष को ये पता ही नहीं है कि उसकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इस वजह से मुसलमान की चुप्पी है। कैराना समेत तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान वाले दिन हम सुन रहे थे वहां के वोटर्स को, तो तमाम सारे लोग ये बात कह रहे थे, और जो मुस्लिम वोटर थे वो ये कह रहे थे कि देखिए हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कुछ चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सबके लिए है, वो हिंदुओं के लिए भी है, वो मुसलमानों के लिए है। तो दोनों तरफ वोट है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारा मुसलमान जो है, पूरा का पूरा मुसलमान समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को वोट दे देगा। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, वो जो प्रधानमंत्री अपनी गारंटी का जिक्र करते हो, गारंटी खास तौर पर अगर वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, उसको राशन फ्री में मिल रहा है, उसको आवास मिल रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है, उज्ज्वला के तहत उसको सिलेंडर मिल रहा है, और उसके दिमाग में दूसरी तरफ ये बात है कि चलिए ठीक है, हमने अगर मान लो बहुमत से इधर उधर करके बीच में कोई सरकार अटका दी तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी की या ये यूं कहें कि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, वो जो विपक्ष का जो फैक्टर है कि मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम चेहरे के ऊपर ये सरकारी योजनाएं कहीं हद तक भारी पड़ रही है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज चुनाव के दिन देखने को मिला कि पहले जहां जैसे खासतौर से रामपुर जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां पे आजम खान का अपना एक वर्चस्व है,
माना जा रहा था कि आजम खान थोड़े से नाराज हैं, और ये भी खबरें आई कि जो है बसपा की तरफ जो आजम समर्थक हैं वो मूव कर सकते हैं। लेकिन शाम तक देखा गया कि जो खबरें आई कि ये लास्ट में पार्टी स्टैंड कर जाती है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जैसे मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटता है, रुचि बीरा को दिया जाता है, तो क्या ये जो कंफ्यूजन खुद समाजवादी पार्टी क्रिएट कर रही है ये भी उस पर भारी पड़ सकती है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि कंफ्यूजन तो भारी पड़ेगा ही। उसके साथ साथ में एक फैक्टर आप और देखिए, कांग्रेस जो है पिछले कुछ चुनावों को देख लीजिए, 2 साल के चुनाव का, पूरे देश के चुनाव का, कर्नाटक का चुनाव ले लीजिए आप, उसमें तेलंगाना का, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चुनाव कांग्रेस जो जीती है, बिना मुसलमानों के सपोर्ट के कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीत सकती थी। और इस चुनाव में कांग्रेस ने ये मैसेज उत्तर प्रदेश में क्लियरली देने की कोशिश की है। अखिलेश के साथ गठबंधन का जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का खुद का कोई जनाधार नहीं है, वो अखिलेश को क्या फायदा पहुंचाएगी, तो उसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति ये है कि मुस्लिमों का जो रुझान है, जो आजम खान की नाराजगी की वजह से, जो एसटी हसन की नाराजगी की वजह से सपा से थोड़ा सा मुस्लिम टूटा है, उसको ऐड ऑन कर देगा जो कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का झुकाव आया है, जो हमने देखा, तेलंगाना में देखा और कर्नाटक में देखा। खास तौर पर आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज राहुल गांधी चले थे उत्तर भारत में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों से होकर के वो गुजरे थे, तो वहां पर जो मुस्लिम कैडर का जो रिप्रेजेंटेशन था उनके साथ चलने का, वो आप देखिए वो अलग ही दिख रहा था सारी चीजें। और दूसरा, मुरादाबाद में बार बार प्रियंका गांधी का रोड शो करना, आगरा में अखिलेश यादव के साथ राहुल का मंच साझा करना, बहुत सारी बातें, अभी अमरोहा में साझा किया तो ये कई सारे फैक्टर हैं। एक तरफ अगर आजम खान साहब नाराज होकर के 1-8% का नुकसान मान लीजिए कर भी दें, तो वो जो गैप है वो कांग्रेस पार्टी भर सकती है, ऐसा समाजवादी पार्टी को शायद लगता है। अब रही बात मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट की, देखिए जो 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ है, वहां पर 40%, 60% से लेकर के मुसलमान वोटर तक है। मतलब ये दोनों सीटें ऐसी जहां पर 52%, 53% वोटर है, 50% से ज्यादा मुसलमान वोटर है यहां पर। तो मुसलमानों का जो फैक्टर है वो तो काम करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मायावती और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर जो फैक्टर काम करेगा, जैसे मुजफ्फरनगर में उन्होंने टिकट दे दिया, प्रजापति को टिकट दे दिया। आगे वाले फेज में देखेंगे तो मेरे ख्याल से अमरोहा में उन्होंने मुस्लिम को ही कैंडिडेट को टिकट दिया, और एक और कोई सीट है जहां से उन्होंने बनिया कैंडिडेट को चुनाव में उतार दिया। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि किसका नुकसान करेगी, क्योंकि वो मुसलमानों को भी टिकट दे रही है और वो हिंदुओं को भी टिकट दे रहे हैं, और हिंदुओं में भी उस कम्युनिटी को टिकट दे रही है जिसकी भारतीय जनता पार्टी का समझ लीजिए एक तरीके से कोर वोटर रहा है, बनिया कम्युनिटी। अच्छा, एक चूंकि बसपा और मायावती का आपने जिक्र किया, एक बड़ी चीज रही, आज अमरोहा में ही मायावती हैं। और वहां पे जो है जो वहां पे बसपा ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, और मंच से जब मायावती बोल रही तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि 2019 में भी अमरोहा से बसपा बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट ही दिया था। हालांकि इस बार कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने जरूर बदला, लेकिन मायावती ने मंच से सीधे कहा कि इस बार भी हमने आपके सामने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और आप इसको जिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को भी लगता है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन की स्थिति जो समाजवादी पार्टी की है, उसका फायदा क्या बहुजन समाज पार्टी उठा सकती है? और शायद यही वजह है क्या कि मायावती जो है मन से भी खुलकर कह रहे हैं कि हमने आपको मुस्लिम प्रत्याशी दिया। देखिए, ये बात सब जानते हैं कि अमरोहा जैसी सीट पर कुंवर दानिश अली जीत करके आए थे बसपा के टिकट पर पिछली बार, और अब वही दानिश अली जो है अमरोहा से कांग्रेस के टिकट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो दानिश अली के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, अमरोहा में गुस्सा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन कांग्रेस का और ये बना है ये बड़ा जबरदस्त है। और दूसरी तरफ से यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट फिर से बहुजन समाज पार्टी ने उतार दिया है, तो ये एक तरफ तो समाजवादी पार्टी का तो इस सीट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो कंफ्यूजन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका एक मैसेज जरूर पहुंचा है यहाँ पर कि किस तरीके से सपा कंफ्यूज है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की आप बात करेंगे, देखिए पिछली बार कई चुनाव में आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी भी कैंडिडेट्स के नामों को बदलती रही है, उम्मीदवारों को बदलती रही है, और इस बार भी कुछ कैंडिडेट उसने बदले हैं। लेकिन
इस बार उसका जो डिसीजन है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिला है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे फतेहपुर का कैंडिडेट कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया और उनको पार्टी से भी निकाल दिया, तो ये कुछ ऐसे हार्ड डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी अपने बेस वोटर को ये कॉन्फिडेंस देना चाह रही है कि देखिए हम भले ही बहुत खस्ताहाल स्थिति में हैं, लेकिन चुनाव हम उतने ही कॉन्फिडेंस से लड़ रहे हैं। और अगर इसमें अभी अमरोहा की बात कर लें तो ये वोट जो है ये मुसलमान वोट कटेगा, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि इस बार अमरोहा सीट वो निकाल सकती। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, देखा जाए तो पिछले समय में चूंकि तमाम जो सर्वेज हैं और वो तमाम चीजें आ रही हैं, आपने भी जो सरकारी योजनाओं की बात की कि ये माना जा रहा है कि बीजेपी को कुछ प्रतिशत मुसलमान वोटर जो है वोट कर सकता है। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पसमानदा सम्मेलन चलाया, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय जयंत चौधरी का साथ है, जिसको कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो कि जाट और मुसलमानों के बीच में जो एक खाई दिख रही थी वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की वजह से कम हुई। यही वजह थी कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ये रहे तो जाट और मुसलमानों ने एक साथ वोट दिया। क्या आपको लगता है कि जयंत का ये फैक्टर कि मुसलमान जो है, जो हल्का फुल्का जो जयंत पे विश्वास करने लगा था, क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, जाट फायदा करेगा। जब चुनाव हो रहा था तो तमाम सारे वोटर जो मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे थे वो ये कह रहे थे, एक वोटर तो उसमें ऐसा था जो आरएलडी का ही सपोर्टर था, और वो ये कह रहा था, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन ये वहां पर ऐसी चर्चा है। वो कह रहे थे देखिए पिछली बार हमने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को वोट दिया था, इस बार मैंने बीजेपी को वोट दिया। बोले जिधर नल चलेगा उधर हम चलेंगे। तो इसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरएलडी भारतीय जनता पार्टी को उस हद तक फायदा पहुंचा सकती है जिस हद तक उसको जरूरत है? क्या मुजफ्फरनगर जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी मात्र 6000 वोटों से जीती थी जी। इसके अलावा दो अन्य सीटें थी, एक पीलीभीत की सीट थी और एक सीट थी कैराना की, जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये सीटें भी 1 लाख कम के अंतर से जीती थी। मुझे लगता है कि ये जो कम गैप वाली सीटें थी जो बीजेपी हार गई थी पिछली बार, चाहे वो पहले चरण की बात हो चाहे वो आने वाला चरण हो, इसमें भी 8 सीटें, इसमें भी 1-2 सीटें गंवाई थी बीजेपी ने। तो मुझे लगता है कि जयंत को लेने का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को यही होगा कि वो जो कम मार्जिन से सीटें जीती, हारने की गुंजाइश बन रही थी, वहां पर जयंत फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर सीट पर सीधे तौर पर संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान देखने को मिला, चुनाव वाले दिन तक देखने को मिला, लेकिन उसके साथ में हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बार जयंत जो है, अगर राजपूत उनको नुकसान पहुंचा भी रहा है तो उनके साथ जाट वोटर जुड़ भी रहा है जयंत के मार्फत, तो हमको यह समझना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि पसमानदा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से कराया, लेकिन वो पसमानदा सम्मेलन कुछ समय बाद ये भी हो रहा था कि जब पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत हुई कि अमित शाह की रैलियां होंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हालांकि उसके किन्हीं कारणों से वो टल गई और भारतीय जनता पार्टी ने इसके अपने कारण गिनाए। क्या पसमानदा सम्मेलन या इस तरीके का आयोजन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, क्या उसका फायदा इस चुनाव में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखते हुए मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले ही सवाल में बात, जब चुप्पी वाला सवाल आपने किया तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मुसलमानों की जो चुप्पी है और पसमानदा सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे वो दरअसल उन्हीं योजनाओं के इर्द गिर्द बुने गए थे। आप मुसलमानों को अपनी आइडियोलॉजी के दम पर अपने साथ नहीं ला सकते। आपके पास एकमात्र रास्ता है कि आप उनको वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से अपने साथ जोड़ सकते हैं और एक ये नैरेटिव सेट कर सकते हैं मुसलमानों के भीतर कि देखिए जो अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं वो आपका शोषण कर रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म उनका प्लानिंग नहीं है, कैंपेन नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली ये आरएसएस की एक प्रक्रिया है जिसके तहत उसने कभी सेवा दल को देखते हुए काम शुरू किया और आज की तारीख में वो इतना बड़ा संगठन बन के खड़ा हुआ और सेवा दल खत्म हो गया। अब मुसलमानों को जोड़ने की ये कोशिश है और ये जो कोशिश है ये धीमी चलने वाली कोशिश जरूर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट करेगी भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में ये जो आरएसएस की एक जो मुहिम चल रही है ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मददगार होगी या फायदेमंद साबित होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो है एक दिलचस्प मोड़ पे है, क्योंकि मुसलमान वोटर जिस तरीके से चुप हैं, वो एक तरफ जहां बेचैनी बढ़ा रहे हैं विपक्षी दलों की, वहीं वो दल जो खासतौर से बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम जैसे दल, उनको भी एक मौका दिख रहा है कि जो मुस्लिम वोटर अभी तक 2019 तक वो समाजवादी पार्टी के पाले में अधिकतर वोट देते हुए दिखाई दिए, वो कहीं ना कहीं अब इनको भी फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि मुसलमान वोटर आखिर किसको वोट करेगा, ये तो जब नतीजे आएंगे, यानी कि 4 जून को जब इलेक्शन कमीशन का पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहें डेली लाइन को। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और फॉलो करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।